अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, बहुत सी बीमारियाँ दुनिया में ऐसी हैं जिनमें लोग कहते हैं कि बंदा अर्श से गिरता है और फ़र्श पे आके लगता है। एक दिन में बंदा हंसता खेलता है और दूसरे दिन पता चलता है कि वो बात करने के काबिल नहीं है। उन्हीं में से एक बीमारी को हम उर्दू में फालिज कहते हैं और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रोक कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, स्ट्रोक से पहले बहुत से अवामिल होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और जब स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को तो उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदीलुर रहमान। डॉक्टर अदीलुर रहमान असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और इसके साथ और वो क्या करते हैं वो खुद बताएंगे। डॉक्टर साहब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर काम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वी वेलकम यू इन द शो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं स्ट्रोक की, लेकिन स्ट्रोक से पहले यू आर टू यंग टू बी अ कंसल्टेंट, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू ताहिर साहब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योर एंड केयर प्लेटफॉर्म का कि जिन्होंने मुझे एक स्ट्रोक या फालिज के टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया। मेरा नाम डॉक्टर अदीलुर रहमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ और मैं पिछले 6 से 7 साल से अपनी खिदमात रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सरअंजाम दे रहा हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, PTMCs वगैरह प्रोसीजर शामिल हैं। इसके साथ साथ 2018 में जब स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम RIC में स्टार्ट हुआ और उस वक्त मैं इस प्रोग्राम का पार्ट बना, और मैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट भी हूं और हम स्ट्रोक इंटरवेंशन की खिदमात भी RIC में सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है डॉक्टर साहब कि जो आप जिस स्पेशलिटी के अंदर आपने सब स्पेशलिटी को चूज़ किया है वो कंटेम्प्रेरी होने के साथ बहुत हाई टेक है। लेकिन उससे पहले मैं पेशेंट की आसानी के लिए पूछना चाहूँगा कि जब हम स्ट्रोक की या फालिज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब डेफिनेटली इसकी कोई टाइप्स होंगी, तो अगर वो पहले आप पेशेंट्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए अगर एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रोक, फालिज या CVA जिसको हम सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, इस बीमारी को आम ज़ुबान में मैं समझाना चाहूँगा कि स्ट्रोक या फालिज वो बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर खून की रग बंद हो जाती है या खून की रग फट जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के जिस्म के कुछ अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। इसके साथ और जो इसमें अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं वो है चेहरे का टेढ़ापन आ जाना, बोलचाल बंद हो जाना या होश का ख़त्म हो जाना। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकती है ये बीमारी। फालिज या CVA जिसको हम कहते हैं, इसकी जिस तरह के टाइप्स की हम बात करें तो 2 मेजर टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है इस्कीमिक CVA और दूसरा है हेमरेजिक। आम ज़ुबान में समझाने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्कीमिक CVA का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर जो खून की नालियाँ हैं उनका किसी क्लॉट वगैरह के आ जाने से बंद हो जाना, और हेमरेजिक CVA का मतलब है कि खून की नाली का फट जाना। आम ज़ुबान में आम आवाम के लिए यही है कि फालिज हो गया। फालिज की 2 किस्में हैं और इन दोनों के लिहाज से इसका जो इलाज है वो भी मुख्तलिफ होगा। इस्कीमिक CVA जो है, इसमें क्योंकि क्लॉट आ जाता है तो क्लॉट ही को हम निकाल के पेशेंट को रिकवर करते हैं, और जो हेमरेजिक CVA है जिसको हम ब्रेन हेमरेज भी आम ज़ुबान में कह सकते हैं, इसमें खून की रग फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है दिमाग में, तो इसका तरीक़ाकार डिफरेंट है, उसको न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट डील करता है। तो हम लोग स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट जो है वो इस्कीमिक CVA को डील करते हैं, और डेफिनेटली जब पेशेंट हमारे पास लैंड करता है तो उसकी अलामात दोनों की एक जैसी हो सकती हैं, जिसमें पेशेंट के उसी तरह जिस्म के कुछ अज़ा का काम ना करना, हाथ पाँव में कमज़ोरी का पैदा हो जाना, चेहरे का टेढ़ापन, बोलचाल ना कर सकना, इस तरह की अलामात दोनों किस्म के CVAs या फालिज के इक़साम में हो सकती हैं। लेकिन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिस्ट्री जो हम लेते हैं पेशेंट की और पेशेंट का जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है उससे हमें कुछ क्लूज़ मिल सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव तशख़ीस है उसके लिए जो सबसे बेसिक टेस्ट स्ट्रोक वाले पेशेंट में किया जाता है वो है CT स्कैन। जो ब्रेन का CT स्कैन हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्लू मिल जाता है, अगर तो इंट्रासेल्युलर ब्लीड होगी या खून की रग फट चुकी होगी तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को इनिशियल रिससिटेट करने के बाद, फैमिली को काउंसल करने के बाद, हम अपना न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट को। बाकी जो दूसरी किस्म की हैं पेशेंट, उनमें हम लोग CT स्कैन करके देखते हैं कि ब्रेन में कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, और उस हिस्से की इन्वॉल्वमेंट के साथ हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रोसीड करते हैं कि अगर स्ट्रोक बहुत लंबे टाइम का ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल
4.5 आवर्स एक टाइम विंडो है, फिर हम कहते हैं 6 to 7 आवर्स, फिर मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ के हिसाब से हम देखते हैं कि किस टाइम फ्रेम में पेशेंट हमारे पास लैंड कर रहा है। अगर सीटी स्कैन में पेशेंट क्वालिफाई करता है तो उससे अगला टेस्ट होता है सीटी एंजियोग्राम, जिसमें हम ब्रेन की सारी वेसल्स को स्कैन कर लेते हैं, उसको टेस्ट में देख लेते हैं और उसमें हमें रोड मैप पता चल जाता है कि कौन सी वेसल ब्लॉक है और उसके लिए हमने आगे क्या प्लान करना है। डॉक्टर साहब, आपने तो काफ़ी तफसील से बता दिया। हम एक ट्रिवियल क्वेश्चन मेरे जहन में ये है कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है, इन दोनों का प्रोग्नोसिस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर्स पे, या इनकी अपनी टाइप पे भी प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है? जी बिल्कुल ऐसा है। जब भी फालिज किसी भी पेशेंट को हो, चाहे वो हेमरेजिक हो चाहे वो इस्कीमिक हो, इसमें सबसे अहम बात ये मैटर करती है कि ब्रेन का कितना एरिया इन्वॉल्व है और कौन सी वेसल है जिसके अंदर ख़राबी है। क्या वो मेन वेसल है जिसको हम लार्ज वेसल कह सकते हैं, या मीडियम वेसल है जिसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट हुई है, या स्मॉल वेसल है। यूजुअली देखा यह गया है कि अगर स्मॉल वेसल या मीडियम वेसल में फालिज हो, चाहे वो हेमरेजिक है चाहे वो इस्कीमिक है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, ऐसे पेशेंट्स का रिकवरी अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब किसी लार्ज वेसल में हेमरेज हो जाए या लार्ज वेसल की अक्लूजन हो जाए तो ऐसे केसेस में देखा गया कि प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर नहीं होता। लेकिन इसमें फिर भी और भी अवामिल शामिल हैं कि अगर लार्ज वेसल अक्लूजन है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, पेशेंट बहुत बर वक्त हॉस्पिटल में पहुंच गया है, तो ऐसे केसेस में हम अगर इंटरवेंशन कर देते हैं, या एक और इंजेक्शन होता है जिसको TPA कहते हैं जो कि क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। अगर पेशेंट इन दो चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो क्लॉट को रिट्रीव करना या क्लॉट को इंजेक्शन के ज़रिए ख़त्म करने से पेशेंट का प्रोग्नोसिस इवन लार्ज वेसल ओक्लूजन में भी अच्छा होता है। और जो दूसरी टाइप है जिसको हेमरेजिक कहते हैं, अगर उसमें लार्ज वेसल ओक्लूजन हो तो बहुत दफ़ा काफ़ी ज़्यादा ब्लीड दिमाग के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर प्रेशर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, होश बहुत जल्दी से डिटोरेट हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GCS कहते हैं। तो पेशेंट का GCS फॉल कर जाता है। बहुत दफ़ा जो इस तरह के बेहोश या GCS कम वाले पेशेंट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कोई वोमिट वगैरह आता है तो वो एस्पिरेट करके चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि लार्ज वेसल ओक्लूजन हेमरेजिक स्ट्रोक का आउटकम बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है, सेहत अल्लाह के हाथ में है कि किस टाइम पे पेशेंट किस फैसिलिटी में पहुंचा है और वहाँ पे जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट उसको क्या मिल रहा है, और उसके मुताबिक ही पेशेंट का प्रोग्नोसिस आउटकम हमें आइडिया होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी भी पेशेंट को फालिज होता है, स्ट्रोक होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए एक टफ़ टाइम होता है। वो ये चाहते हैं कि जो ही पेशेंट किसी जगह पे पहुंचे फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू हो जाए। आपने बताया कि CT स्कैन इज़ द बेस्ट एंड आई मे बी रॉन्ग बट इट इज़ द ओनली टूल के जो इमीडिएटली आपको बता सकता है। क्या उससे पहले आप अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें कितने % चांसेस हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के या हेमरेजिक स्ट्रोक के? जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा इसमें हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट का जो शॉर्ट फोकस्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो हमें हेल्प करता है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से। वो ज़रूर सिम्टम्स शेयर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट यंग एज हो और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए और बिल्कुल पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो और उससे पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेन कर रहा हो, तो ये इसके में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि इस पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक में यूजुअली देखा गया है कि यंग एज पेशेंट होते हैं, हेडेक की कंप्लेन करते हैं और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद पेशेंट का जो GCS स्केल है वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर देता है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। उसके मुकाबले में जो दूसरी कैटेगरी है इस्कीमिक स्ट्रोक, इसमें देखा यह गया कि यूजुअली इसमें एल्डरली पेशेंट होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होती है लाइक डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, स्मोकिंग की प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री चल रही होती है, और देखा यह गया कि इसका कोर्स भी यूजुअली सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत दफ़ा देखा गया कि पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करेंगे कोई फेशियल डेविएशन की, लेकिन मुकम्मल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा अनलेस के कोई बहुत बड़ा इस्कीमिक स्ट्रोक ना हो। तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक में जो क्लिनिकली हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, पेशेंट यूजुअली कॉन्शियस होगा, बता सकेगा कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं पा रहा होगा, फेशियल डेविएशन होगी। तो ये अलामात हमें क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर देती हैं कि ये इस्कीमिक है और ये हेमरेजिक। लेकिन बहुत दफ़ा सिम्टम्स ओवरलैप भी कर देते हैं, और क्योंकि अब ये बेसिक मोडेलिटी है और कोई बहुत मतलब एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, हर जगह अवेलेबल है, और ये विद इन 5 मिनट्स हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और अगर कोई फार लॉन्ग एरिया हो, कोई पेरिफेरी हो, तो उसमें डेफिनेटली क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि मोड ऑफ
ट्रीटमेंट क्या हो और इसको किस स्पेशलिटी सेंटर या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए। तो यूजुअली क्लिनिकल साइट्स पे अगर हम देखते हैं, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर तो पेशेंट को सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग हो, तो प्रेफरेबली उसको ऐसी जगह सेट भेजा जाए जहाँ पे न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट मौजूद हो। अच्छा, ये आपने बड़ा, यानी आपने एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना, बंद कर दिया है समंदर को कूजे में। मैं यही कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ये बड़ा आइडियल है, आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, हर फैसिलिटी वहाँ पे लकीली मौजूद है, फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में नहीं है। आप अब अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, इन दोनों टाइप के फालिज के साथ अगर कोई बंदा 6 से 7 घंटे ट्रैवल करके आता है, अब उसका प्रोग्नोसिस क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि जब 6 से 7 घंटे ट्रैवल करके आता है तो उसी तरह हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है कि हम पेशेंट को रिसीव करके शॉर्ट हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके फ़ौरन हम साथ ही विद इन 5 मिनट्स 7 मिनट्स हम पेशेंट को सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में मूव करवा लेते हैं। सीटी स्कैन में अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं इस्टेब्लिश्ड इन्फार्क्ट। इस्टेब्लिश्ड इन्फार्क्ट का मतलब ये है कि जिस हिस्से में वेसल बंद है वो मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है कि वो नॉन वायबल है, या हम ये कह सकते हैं कि डेड हो गया, या उसमें इतनी वायबिलिटी नहीं है कि हम पेशेंट को इंटरवीन करें, और ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस यूजुअली देखा गया है कि वो पुअर होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म रखा होता है कि बहुत दफ़ा जब एक वेसल अक्लूड हो जाए तो अल्लाह ताला दूसरी साइड से सप्लाई पहुंचा देते हैं, जिसको कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। तो बहुत दफ़ा देखते हैं हम कि इवन पेशेंट 12-12 घंटे के बाद भी आए हैं, हमने उनको इंटरवीन किया, उनका बड़ा अच्छा आउटकम, अपने कदमों पे चल के गए। तो लिहाजा अगेन मैं यही कहूँगा कि टाइम इज़ अ क्रूड इंडिकेटर, कि बहुत दफ़ा हम सिर्फ टाइम की बुनियाद पर डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट 6 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि पेशेंट जो 3 घंटे वाला आता है उसकी डिज़ीज़ बहुत फास्ट होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फास्ट प्रोग्रेसर कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं उनमें यूजुअली बाद दफ़ा 12-24 घंटे के बाद भी आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रेन में सेल्वेजेबल टिश्यू मौजूद है, हम फिर भी उनमें इंटरवीन कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसमें मैटर करता है कि कोलेट्रल सर्कुलेशन कितनी है। तो कोलेट्रल सर्कुलेशन होता है कि जो पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में चल रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनमें नई वेसल्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अपने जो नेटिव वेसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही होती हैं, नैरो हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जिसको कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। तो कोलेट्रल सर्कुलेशन की वजह से बहुत से लोगों में बैकअप होता है। तो इवन 6 से 7 घंटे एक ऐसा टाइम है जिसके बाद भी पेशेंट आ जाए तो हमारा जो स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो उनको फ़ायदा पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी स्पेशलिटी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड है, उसकी डिस्कशन से पहले मैं 2 क्वेश्चंस करूँगा। स्ट्रोक पेशेंट को हो गया, चाहे वो इस्कीमिक है चाहे हेमरेजिक है, आपके ख्याल से आप तक लाने से पहले क्या पेशेंट को कोई ऐसी नॉन फार्माकोलॉजिकल या इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी चाहिए? अगर वो देनी है तो क्या है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये बताइएगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है या बाकी क्रोनिक डिस्लिपिडेमिया है, कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, ये तो साइलेंट होते हैं, यूजुअली पेशेंट्स में साइलेंट होते हैं। तो क्या ये जो आपने यंग पेशेंट का कहा कि इसको हेमरेज होती है, इसमें कितने % है कि सडन कहीं एम्बुलिज्म हुआ, या आप बेहतर जानते हैं कि कहीं एकदम से कोई बल्जिंग हुई, कहीं वहाँ पे हेमरेज हो गई, ये कितने % होता है? और डिजीज़ ओरिएंटेड कितने % स्ट्रोक होता है? तो 2 क्वेश्चन हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या दे के आपके पास लाया जाए, क्या उससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं? और दूसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ और विदाउट डिजीज़ कितना स्ट्रोक का प्रेवलेंस है? अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रोक में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पेशेंट को एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें सबसे अहम है कि जब तक स्ट्रोक की टाइप डायग्नोज ना हो जाए तो उस वक्त तक सिवाय इसके कि आप पेशेंट की जनरल नर्सिंग केयर उसकी करवट करवा दें, ताकि वो अगर वॉमिटिंग होती है तो वो एस्पिरेट ना कर लें, उसको प्रॉप अप रखें, और कोई भी चीज़ उसको खाने पीने को ना दें, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, सम टाइम उसका जो निकलने की सलाहियत है वो भी मुतासर हो चुकी होती है। तो ऐसे केसेस में ना पेशेंट को खिलाने पिलाने को कुछ ना दें, कोई डिस्प्रिन, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ ना दें, क्योंकि ये सब काम करने से आप मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि फालज हो गया, फ़ौरन डिस्प्रिन खिला दी, सेल्फ मेडिकेशन। तो खुदा ना खास्ता अगर ये हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ जिसमें खून की रग पहले ही फट चुकी है, तो अगर आप ऐसे पेशेंट में डिस्प्रिन दे देंगे तो वो जो फालज हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, और वो हो सकता है कि पेशेंट के चांसेस बचने के या उसके इम्प्रूवमेंट के को आप वर्स कर दें। तो लिहाजा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अनलेस कि पेशेंट को आप किसी टर्शियरी केयर तक पहुंचाएं, वो है कि आप पेशेंट को करवट में करवा दें, उसके एयरवे का, उसके नेज़ल पैसेजेस का ख्याल रखें, और उसको कोई खाने पीने की चीज़ ना दें। दूसरा सवाल जो आपका है कि यंग पेशेंट्स में कैसे हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्या डिजीज़ ओरिएंटेशन है, तो यूजुअली होता है कि बहुत दफ़ा यंग पेशेंट्स के अंदर भी
अंडरलाइन कोई कार्डिक डिजीज़, कोई वेलुलर हार्ट डिजीज़ चल रही होती है, वो अनडायग्नोज होती है यंग एज में, क्योंकि फंक्शनल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो यूजुअली काफ़ी अरसे से सिम्टम्स चल रहे होते हैं, पेशेंट ब्लड प्रेशर को या हार्ट के कोई सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं या अनडायग्नोज रहते हैं, तो पेशेंट की फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत दफ़ा हमारे पास आती ही स्ट्रोक के साथ है। जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि यंग एज में कोई रिस्क फैक्टर नहीं, क्या कॉज है, तो चंद बेसिक टेस्ट परफॉर्म करके हमें पता चल जाता है कि इस यंग पेशेंट में क्या वजह बनी है स्ट्रोक की। बहुत से पेशेंट यंग आते हैं हमारे पास फालिज के साथ, जैसे ही हार्ट का मुआयना किया, दिल का वेल्व बंद है, बंद होने से दिल का जो पिछला चैम्बर है उसमें क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट एम्बुलाइज होकर ब्रेन में जाता है, जो कि फालिज का बाइस बनता है। दूसरी तरफ जो हेमरेजिक स्ट्रोक यंग पेशेंट्स में हम देखते हैं, उसकी वजह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, लेकिन 80% लोगों में ब्लड प्रेशर इवन 200 को भी टच कर रहा हो, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। और यही अवेयरनेस का प्रोग्राम भी है कि आप गाहे बगाए अपनी 3 महीने 6 महीने में चंद बेसिक टेस्ट, ब्लड प्रेशर का मुआयना, शुगर का मुआयना करवाते रहें, ताकि कुछ ना कुछ जिस्म के अंदर अगर तब्दीली आ रही है तो उसको हम किसी पेचीदगी से पहले तशख़ीस कर लें। खुद हज़रात, एक पॉइंट ज़रूर मैं डॉक्टर साहब का यहाँ पे रीएम्फसाइज करूँगा। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है, खुदा के लिए ना खुद डॉक्टर बने और ना किसी इर्द गिर्द वाले को डॉक्टर बनने दें। अगर आप उस पेशेंट को डिस्प्रिन देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और वहाँ पे ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ब्लड को मज़ीद थिन करेगा और ब्लड मज़ीद निकलेगा वहाँ से, तो रिस्क बजाय कम होने के बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशेंट को इस लेवल पर रखें कि वो कोई चीज़ खाने के काबिल नहीं है उस वक्त, तो उसको खाने के लिए नहीं देनी, उसको सांस ईजीली वो ले रहा है और कंफर्टेबली वो किसी तरह से, आप उसको एक तरह से समझिए कंफर्ट दे रहे हैं। अब डॉक्टर साहब आते हैं आपकी स्पेशलिटी में, ये इंटरवेंशनिस्ट, यूजुअली हम बात करते थे कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो तो सिम्टम्स की बेसिस पे ट्रीट करता है, इंटरवेंशनिस्ट, थोरेसिक सर्जन, आपकी स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई इंटरवेंशन, ये है क्या डॉक्टर साहब, और इसका स्ट्रोक से क्या रिलेशन है? कंटेम्प्रेरी इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल और एडवांसमेंट क्या है इसके अंदर? बहुत अच्छा सर आपने क्वेश्चन किया कि मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो स्ट्रोक में हमारा कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो बेसिकली हम हार्ट वेसल्स की इंटरवेंशन करते हैं, तो जो इन्वेंट्री, जो वायर, जो ट्यूबिंग हम लोग हार्ट के वेसल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि मतलब हम जिसको हार्ट इंटरवेंशन कह सकते हैं या कार्डिक इंटरवेंशन, तो बाहर के कंट्रीज़ में भी मुख्तलिफ लोगों ने सोचा कि ब्रेन की इंटरवेंशन, स्ट्रोक की इंटरवेंशन की जाए। तो क्योंकि हम लोग वेल वर्स होते हैं बीटिंग हार्ट को डील करने के, कि हम लोग उसी वेसल्स के थ्रू, जिस तरह टांग की वेसल, बाजू की वेसल के थ्रू हार्ट में जाते हैं, और हार्ट की वेसल्स में जो क्लॉट हो, कोई ब्लॉकेज है तो उसको हम क्योर करते हैं। तो इसी तरह जब देखा गया कि हमारे मुल्क में जो कि कोई स्ट्रोक स्पेशलिटी डेवलप नहीं हो रही, और आप लोगों को शायद ही पता हो कि अगर खुदा न खास्ता आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त या करीबी बंदे को फालिज हो जाए तो कहाँ लेके जाएं जहाँ पे उसका मुकम्मल क्योर किया जा सके। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसा सेंटर मौजूद नहीं था जहाँ पे फालिज के मरीज़ों को लेके जाके इनका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाए। और फालिज बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल डिज़ीज़ है, सारी ज़िंदगी की माजूरी, आपके लिए, फैमिली के लिए एक बर्डन। तो लिहाजा हम लोगों ने बाहर जो UK, USA में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्ट्रोक को डील कर रहे थे, तो हमारे जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब और हमारे आजकल जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आसिम जावेद साहब, उन्होंने ये स्टेप लिया कि अगर बाहर के कंट्रीज़ में ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं तो हम क्यों ना ये स्टार्ट करें। तो शुरू में हमें काफ़ी रेजिस्टेंसेस फेस करनी पड़ी कि ये हमारी डोमेन नहीं है, ये न्यूरोलॉजी की डोमेन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि न्यूरोलॉजी वाले भी सोसाइटीज़ कुछ ऐसा काम नहीं कर रही, तो लिहाजा किसी ने तो इन मिज़रेबल पेशेंट्स की मिजरीज़ को कम करना है। तो लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से प्रॉपर परमिशन लेके इसको लीगलाइज़ करके जनरल अज़हर महमूद कियानी और डॉक्टर आसिम जावेद, इन लोगों ने ये स्टेप लिया और इसको हमने 2018 में स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5000 स्ट्रोक के पेशेंट्स को डील कर चुके हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 190 पेशेंट्स की हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमीज़, जिसका मतलब ये है कि हम क्लॉट रिट्रीव करके उनका क्योर कर चुके हैं। इसके साथ जो दूसरा मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट होता है वो है इंजेक्शन वाला, जिसको TPA कहते हैं। TPA इंजेक्शन भी क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इंजेक्शन है जो कि आम जगहों पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सारी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो TPA की शक्ल में है या स्ट्रोक इंटरवेंशन की शक्ल में है, ये हमारे RIC में फ्री ऑफ कॉस्ट हर कम्युनिटी, हर सूबे के बंदों के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, वो ये कि क्या ये सिर्फ RIC की हद तक है या अब ये ग्लोबलाइज हो रहा है?
तो जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो बहुत से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग, जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी के लोग और कार्डियोलॉजी के लोग ये सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की जो स्किल लेवल है वो एक डेफिनेटिव स्किल लेवल उसने अचीव किया होता है बीटिंग हार्ट पे काम कर कर के, तो उसके लिए ब्रेन को इंटरवीन करना, स्ट्रोक के पेशेंट को इंटरवीन करना कोई स्किल के लिहाज से बहुत मुश्किल काम नहीं है। आल्दो इन्वेंटरी डिफरेंट है और शुरू में एक लर्निंग कर्व है जो कि 3 मंथ्स का है, और इंटरनेशनली देखा गया कि 3 मंथ्स का लर्निंग कर्व एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को प्रॉपर स्ट्रोक इंटरवीन करने के लिए सफिशेंट है। अब ये सर्विसेज सबसे पहले हमारे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑल ओवर द पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट की लीगलाइजेशन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंसेस हमने फेस की न्यूरोलॉजी सोसाइटी की तरफ से, लेकिन वही बात है कि ये आम बंदे का फ़ायदा है, आम इसमें कोई हमारा फाइनेंशियल गेन नहीं है, तो लिहाजा ये सर्विसेज हमने रेजिस्टेंस के बावजूद भी जारी रखी। इसमें हमारे जो इदारे के सरबराह हैं थे जनरल अजहर महमूद कियानी, और फिर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डॉक्टर आसिम जावेद, और अभी जो हमारे इदारे के सरबराह हैं प्रोफेसर अंजुम जलाल, इन्होंने अपनी कांस्टेंट और अनटायरिंग एफर्ट्स के साथ बजट भी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते रहे। और ये जो इतनी कॉस्टली सर्विस है जिसमें एक पेशेंट पे एवरेज 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेंट्री इस्तेमाल होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीटी स्कैन सारे टेस्ट फ्री हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो ये सर्विसेज क्योंकि हम जस्ट फॉर सेक ऑफ टू रिड्यूस द मिजरी ऑफ मैनकाइंड हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो भी रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सर्विस को जारी रखे हैं। RIC के बाद बाकी इंस्टीट्यूशन जिसमें MH का डिपार्टमेंट है, कराची में NICVD, तबा हार्ट इंस्टीट्यूट और लाहौर में PIC। अब ये इंस्टीट्यूशन भी हमारे RIC के तवसत से अपने ट्रेनीज़ को भेजते हैं। वो एक सर्टन स्किल लेवल अचीव करने के बाद अपने अपने सेंटर्स में उन्होंने भी ये स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और इसी तरह पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लोग भी हमारे पास रोटेशन पे आ रहे हैं और वो अपनी ट्रेनिंग अचीव करके अपने सेंटर्स में जाके इस नोबल सर्विस को जारी रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक तो मैं चूँकि इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, एक आप इंटरवीन करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये बताइएगा कि इन दोनों के अंदर प्रोसीजरल डिफरेंस भी डेफिनेटली है, और क्या इन दोनों का इफ़ेक्ट एक जैसा है? पहले तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब स्ट्रोक का पेशेंट आपने उसको इंटरवीन कर दिया है, अब बताइए उसकी रिहेबिलिटेशन में कितना अरसा लगता है? ये 2 क्वेश्चंस। जी, ऐसा है कि जब हम इनिशियल टेस्ट कर लेते हैं तो हमारा एक स्केल होता है जिसको हम NIHSS स्केल कहते हैं। उस स्केल के तहत हमें पता चलता है कि ब्रेन का कितने % हिस्सा इन्वॉल्व है और पेशेंट किस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास पहुंचा है। अगर 4.5 आवर्स से पेशेंट कम टाइम में पहुंच जाए और पेशेंट का NIH स्कोर भी 5 से ज़्यादा हो, तो ये पेशेंट ऐसा है जिसको हम TPA से भी ट्रीट कर सकते हैं। TPA इंजेक्शन है जो कि क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। और अगर पेशेंट 4.5 आवर्स की विंडो के बाद आया है और उसी तरह हम CT ब्रेन और CT एंजियोग्राम में देखते हैं कि लार्ज वेसल ओक्लूजन है, तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या वो जो स्ट्रोक इंटरवेंशन है उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, और इसको हम इंटरवीन करके क्लॉट को रिट्रीव करते हैं। लेकिन बहुत सी स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि आप TPA इंजेक्शन भी लगाएं और इंटरवीन भी करें ताकि दोनों का कंबाइन इफेक्ट आके पेशेंट का आउटकम अच्छा हो। लेकिन बहुत दफ़ा पेशेंट के रिस्क फैक्टर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या चीज़ बेस्ट है और टाइम फ्रेम क्या है। तो इसी तरह इंटरनेशनली भी यही प्रोटोकॉल्स हैं कि 4.5 आवर्स से कम है तो TPA को कंसिडर करें, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की तरफ चले जाएं। और बहुत से सेंटर्स में इंटरनेशनली भी, जिस तरह हम लोग भी उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बहुत से पेशेंट्स को हम भी क्लॉट रिजॉल्व करने वाला इंजेक्शन भी लगाते हैं और साथ इंटरवीन भी कर देते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट ये डिसीजन जो है वो वेरी करता है, लेकिन दोनों का आउटकम बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब पेशेंट ट्रीट होके चला गया, आखिरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड ही डू कि ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या तो मज़ीद बेहतर हो। ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा ही कम्स बैक टू द लाइफ। तो एक तो ये है कि वो और दोबारा उसका इंसिडेंस कम से कम हो, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, रब की तरफ से भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको एक इफ़ेक्टिव बंदा भी बना सकते हैं जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो और साथ में उसको रिलैप्स ना हो। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन पूछा रिहेबिलिटेशन का कि जब एक स्ट्रोक के पेशेंट को आप इंटरवीन कर लेते हैं और इनिशियल जो डिज़ीज़ का कोर्स है वो उसमें पेशेंट रिकवर कर जाता है, तो इसी तरह इस ऐसे पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट या आउटकम को एक तो वही इन हॉस्पिटल असेसमेंट होती है,
कि हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हमारे पास स्टे है 3 to 7 डेज़ का, इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाते हैं। इवन ऑन इंटरवेंशन जो हम परफॉर्म करते हैं ऑन टेबल, हमें पेशेंट की पावर इम्प्रूव हो जाती है, उसकी बोलचाल वापस आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली वो हैं जो बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। कुछ ऐसे हैं जिनमें चंद दिनों के बाद ही इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम 90 डेज़ के बाद ही इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो अब जिस पेशेंट में जितना ही रेजिडुअल डैमेज हुआ है और जितनी वीकनेस है, उसके हिसाब से उसकी रिहेबिलिटेशन मैनेज होती है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनमें जिस्मानी वीकनेस, कमज़ोरी दूर हो जाती है, लेकिन उनकी बोलचाल थोड़ी सी इफ़ेक्टेड रहती है, स्पीच में स्लरिंग होती है। तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारे पास पूरा एक फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो पेशेंट की जिस्मानी वीकनेस के लिए कुछ वर्जिशें होती हैं, जो पेशेंट के सेशंस ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी सिखा दिए जाते हैं, और बाद में भी बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के साथ फॉलोअप में आके ये सेशंस घर में भी ऐसे परफॉर्म करेंगे, हमारे पास ऐसे आके करेंगे। तो इस तरह के प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। चंद एक के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। एक तो आर्मी का AFIRM है, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का इस्लामाबाद में है NIRM, फौजी फाउंडेशन में बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो इनिशियली जब आप मेडिकली या इंटरवेंशन से पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं, तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है, जो रेजिडुअल डिजीज़ है, वो डेफिनेटली जिस तरह कुछ पेशेंट्स में शॉर्ट टर्म आउटकम हम देखते हैं कि 1 वीक में कितना है, और जो टोटल पेशेंट में रिकवरी टाइम है, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि 90 डेज़ के ऊपर मैक्सिमम जो रिकवरी होनी थी वो हमें नज़र आती है। तो रिहेबिलिटेशन किसी भी बीमारी, जो ख़ासकर स्ट्रोक वाली बीमारी है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो हुकूमत पाकिस्तान में जो हमारा इदारा है CPSP, जो स्पेशलाइजेशन डिफरेंट फील्ड्स में करवाते हैं, उसमें रिहेबिलिटेशन मेडिसिन एक फ़ील्ड बन गई है कि जिसमें पेशेंट को स्ट्रोक के बाद या इस तरह की जो माजूरी के बाद उनको प्रॉपर उनकी देखभाल की जाती है, ताकि वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आके मैक्सिमम अपने आप को दोबारा ज़िंदगी में वापस ला के अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड में मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को अगर स्ट्रोक के हवाले से, स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से और रिहेबिलिटेशन के हवाले से कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें। ठीक, मैं बस एक एब्रीविएशन जो कि बाहर के कंट्रीज़ में, तो जिस तरह यहाँ पे हम लोगों के बिल बोर्ड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें मुख्तलिफ एड्स होते हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े बिल बोर्ड्स के अंदर उन्होंने मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन की होती है। तो स्ट्रोक के लिए उन्होंने एक एब्रीविएशन लिखी होती है FAST, FAST। F स्टैंड्स फॉर फेशियल डेविएशन, A स्टैंड्स फॉर आर्म कि कोई वीकनेस वगैरह है उसमें, ठीक है। और बहुत दफ़ा मतलब S से स्पीच, कि पेशेंट की स्पीच मुतासर हो गई है। T से है कि पेशेंट की जो टोन है मसल्स की वो वीक हो गई है। तो ये फास्ट की एक एब्रीविएशन मेंशन होती है, और उन्होंने एक पूरा पिक्चर बना के शो की होती है किसी पेशेंट की, कि उसमें उन्होंने फेशियल डेविएशन दिखाई है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा, हाथ वीक हो गया। तो ये इनिशियल साइंस हैं जो हर कॉमन मैन पिक कर सकता है अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब में। तो जब भी इस तरह के साइंस देखें तो आप इस चीज़ को जानें कि ये खुदा न खास्ता फालिज ही का एक अटैक लग रहा है। और इसमें जो सबसे अहम बात आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आम आवाम में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है और इसमें टाइम इज़ ब्रेन। तो टाइम क्योंकि इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, तो इस वजह से जब भी खुदा न खास्ता आप अपने अजीज़ो अकारब में ये देखें तो कोशिश करें कि उनको ऐसी जगह पहुँचाएँ जहाँ पे मतलब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद हो, और वहाँ से दोबारा किसी और सेंटर में ट्रांसफ़र ना करना पड़े, ताकि जो कीमती टाइम है वो बचा जाए और ब्रेन के टिश्यूज़ को डेड होने से हम बचा सकें। तो लिहाजा पिंडी इस्लामाबाद की विजिनिटी में हमारे पास जो सेंटर है वो है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावल रोड के ऊपर ये वाक़या है। यहाँ पे 24/7 ये सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन बहुत दफ़ा क्योंकि आम आवाम में आगाही नहीं है और इस वजह से वो उनका ख्याल है कि ये दिल का हॉस्पिटल है, लेकिन क्योंकि हम अपनी सर्विसेज 2018 से शुरू कर चुके हैं, अभी तकरीबन 70-80% आवाम में ये आगाही है कि ये इलाज यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी मज़ीद आगाही की ज़रूरत है। तो आपके चैनल के तवस्सुत से आम आवाम को पता हो कि जब भी फालिज हो तो कोशिश करें कि RIC की एमरजेंसी में तशरीफ़ लाएँ। और दूसरा जो सेंटर जहाँ पे ये सर्विसेज शुरू हो गई हैं वो आर्मी का इदारा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वो एंटाइटलमेंट और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आम बंदे की दस्तरस में नहीं है कि वो आर्मी के इदारे से ट्रीट करवा सकें, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 10 लाख तक एक स्ट्रोक इंटरवेंशन के लिए एटलीस्ट चाहिए। तो हमारे इदारे में क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आप सबसे ये गुजारिश भी है कि एक तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी आइडेंटिफाई हों तो अपने लवाहिकीन में ये न्यूज़, ये सदका जारिया वाली जो न्यूज़ है, ख़बर है, ये आगाही उनको दें
कि फालिज हो तो इस जगह पे लेके जाएं और ये इसका तरीका इलाज है। और सबसे अहम बात कि कोई मेडिकेशन सेल्फ ना करें, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ना दें। इवन 200 तक ब्लड प्रेशर है, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया कि अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है डिफेंसिव, कि जैसे ही फालिज होता है किसी मरीज़ को तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर शूट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो नाली बंद होती है उसमें इतना प्रेशर जनरेट होता है कि उसके आसपास छोटी नालियों में खून जाता रहता है और इस वजह से वो वीकनेस एक ख़ास मुकाम पे रुक जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा लोगों का ख्याल है कि ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नीचे लाएं, तो वो कैपोटिन या इस तरह की जो टैबलेट्स रूटीन में यूज़ होती हैं ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, वो फ़ौरन दे देते हैं। जब वो इस तरह के पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाई दे देते हैं तो बजाय उसको फ़ायदे के नुकसान होता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से जो दिमाग के हिस्सों को छोटी नालियों से परफ्यूजन मिल रही थी या कोलेट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मिल रही थी, वो हाई प्रेशर होने की वजह से जो अल्लाह ने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाया वो ख़त्म हो जाएगा और वो फालिज बजाय इसके कि आपने वो ट्रीट करने में और एक्सपैंड कर जाएगा। पेशेंट पावर के कम ग्रेड के साथ है, लेकिन जैसे ही आप ब्लड प्रेशर वाली दवाई देंगे तो वो कहेंगे जी कि ब्लड प्रेशर जैसे नीचे आएगा तो जो पावर है वो ज़ीरो पे चली जाएगी। तो लिहाजा ये इन्फाक्ट एक्सपेंशन कर देता है। तो लिहाजा फालिज हो जाए, ब्लड प्रेशर तेज़ हो, ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ इंटरवीन ना करें। खुदारा आप बस ऐसे पेशेंट्स को जो ऐसी स्पेशलिटी वाले सेंटर्स हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे लाएं। और ये सबसे अहम मैसेज है कि कोई डिस्प्रिन, कोई कैपोटिन, कोई ब्लड प्रेशर वाली दवाई ना दें। ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन डॉक्टर्स पे, उन नर्सेज पे छोड़ें कि उन्होंने आगे कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आई थिंक स्ट्रोक और स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से कोई चीज़ रह नहीं गई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा एलेबोरेट किया आपने। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। टेक होम मैसेज ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्टर साहब ने 3-4 दफ़ा जो एम्फेसाइज़ किया है, मैं आखिर पे वही कहना चाहूँगा। जब भी आपको लगे कि इस पेशेंट को फालिज हो रहा है या हो गया है तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम कही, गली मोहल्ले के डॉक्टर को ट्रीट ना करवाएं इसको। करीब का कोई भी हॉस्पिटल है आपका प्राइवेट, उसमें मत लेके जाएं शुरू में। अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप बेसिकली टाइम ज़ाया कर रहे हैं उस पेशेंट का, आप उसको आरआईसी में लेके जाएं। या इन केस आप पाकिस्तान के किसी और हिस्से में हैं तो वहाँ जो करीब में कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, जो रीनाउंड कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मुल्तान जैसी जगह है तो वहाँ MIC मौजूद है, फैसलाबाद है वहाँ FIC मौजूद है, लाहौर के अंदर तो वैसे भी PIC मौजूद है, और जब आप आते हैं रावलपिंडी में तो यहाँ माशाल्लाह RIC मौजूद है, जिसके अंदर के डॉक्टर साहब ने कहा कि पहली दफ़ा इन्होंने फालिज की इंटरवेंशन शुरू की जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्लीज़, हम कई दफ़ा विक्टिम बन जाते हैं अपने तौर पे कि हमारे पास इलाज नहीं है, सहूलतें नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमेशा हमारे साथ होता है और वो होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता हमें लेके कहाँ पे जाना है। प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।